ओके, चलो जल्दी से पार्ट 2 को भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी तैयारी कर रहे हैं 20 अगस्त 2023 को होने वाले CTET सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हमारा जो 29 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 इट मीन शुरू के 15 प्रश्न हो चुके हैं। अब पार्ट 2 को हम करने चल रहे हैं। बिना समय खराब किए जल्दी से प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला प्रश्न क्या है। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। देखो, एक समावेशी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं, उसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी गुण वाले बच्चे बैठे हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनके लिए सहयोगात्मक प्रणाली को अपनाना चाहिए। सहयोजक एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के मूड से सब लोगों को रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसे क्या हतोत्साहित करना चाहिए? हतोत्साहित का मतलब उसको रोकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, इसे बढ़ावा देना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए, मतलब पुरानी धारणाओं का कि तुम अनुसूचित जाति के हो, अछूते हो, ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिगम प्रतिफलों के सभी के लिए कम करती हैं। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती हैं, ऐसा नहीं है, है ना। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी वाला ऑप्शन, सक्रियता से सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें ताकि समावेशी का जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकें। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले, सुविधा वंचित मतलब ऐसे बच्चे जिनको सुख सुविधाएं प्राप्त ना हुई हों, सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? एक अध्यापक है, ऐसे पिछड़े बच्चों के लिए उनको क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। विद्यालय से बाहर मतलब कोचिंग वगैरह पढ़ लो या किसी NGO वगैरह जुड़ जाओ, ऐसा नहीं कहना है आपको। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए। रुको, इस पे रोकते हैं। विशेष अनुभाग तो नहीं बन पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा करना चाहिए। आगे देखते हैं। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। पृथक्करण तो करना ही नहीं है। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग, ऐसा भी नहीं है कि हम सुविधा वंचित बच्चों को अलग बिठाएंगे। विशेष अनुभाग बनाने का मतलब यही है। ठीक है, तो 3 तो कट हो गए हैं। डी वाला ऑटोमेटिक सही हो गया है, फिर भी इसको समझ लेते हैं। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए, मतलब ऐसे समूह बनाएं जिसमें बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर सकें, जो अधिगम के संवर्धन का मतलब बढ़ावा देने के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। मतलब ऐसा कोई समूह बनाएं जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे के अधिगम को बढ़ावा दे सकें। ठीक है भैया, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम 18वें प्रश्न की बात करते हैं। एक विद्यार्थी जिसे ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ना तो ध्यान लगा पाता है और ना ही धैर्य है, उसके अंदर बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं। क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं। अब ऐसे बच्चों की कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? अति सक्रियता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? मतलब समावेशी कक्षा में से ऐसे बच्चों को बिठाना है तो कौन सा तरीका इसमें से अपनाना होगा? उच्च संरचना कक्षा, जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता हो, केवल ऐसी कक्षाओं में उन्हें बिठाना जिसकी अच्छी संरचना हो और मौखिक रूप से पढ़ाया जा रहा हो, तो इसे तो सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है सर। केवल ओरली उन्हें पढ़ाया जाए तो उनका ध्यान केंद्रित बहुत समय तक नहीं हो पाएगा। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो, मतलब कुछ समय रुक जाएं फिर पढ़ाएं, रुक जाएं फिर पढ़ाएं, और जहां मन हो वहां बैठें आराम से, ताकि मतलब उनको कंफर्टेबल महसूस हो सके, और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते रहें। ये बिल्कुल सही तरीका होगा ऐसे बच्चों को जोड़ने का, समावेशित करने का, कि ये बहुत जल्दी हाइपर भी होते हैं तो इनसे आप बहस भी नहीं कर सकते हो, तो इनको स्वतंत्रता दे दिया जाए कि आप जो जिसमें रुचि हो उस कार्य को आप करें, आराम से बैठें और एक लचीली समय सारणी हो। ऐसा ना हो कि हम
40 मिनट पढ़ाएंगे ही, अगर इनका मन नहीं लग रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो हम कम समय के लिए पढ़ाएंगे। ऐसी समय सारणी होनी चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कक्षा जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऐसे बच्चों के लिए। कक्षा जहाँ अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन देता हो, मतलब जटिल अनुदेशन दोगे तो फिर ध्यान केंद्रित इनका नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी ये हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये मतलब क्रोध में आ जाते हैं। इस टाइप्स के गुण इनके अंदर होते हैं ADHD बच्चों के अंदर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन है भैया, अगर अपसारी चिंतन है तो आंख मूंद के सृजनात्मकता की ओर आइए। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब ही होता है अपसारी चिंतन। ठीक, तो अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? वो है क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस। आंख मूंद करके आपको सृजनात्मकता की ओर आना है। ठीक, बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, वह छात्र जिन्हें डिसलेक्सिया हो, पठन वैकल्य होए, उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत होगी? भाई आपको पता है कि डिसलेक्सिया में लिखने पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम होती है। इस बात को आपको खूब अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जैसे अपने मम्मी पापा का नाम याद किए हो, वैसे इसे भी याद कर लो कि डिसलेक्सिया में लिखने पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। ओके, तो 20 नंबर का प्रश्न हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। ठीक, जीन पियाजे के हिसाब से तो सही है कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी बात सही है कि पर्यावरण में वो हर चीज़ को खोजते हैं, स्वयं से क्या क्यों कैसे जैसे प्रश्नों को करते हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, ऐसे प्रश्न। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो वयस्कों की तरह सोचते हैं। ठीक है, सोच में अलग अलग व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। इसको भी हम सही मान सकते हैं, अंतःक्रिया कह रहा है लेव वाइगोस्की के हिसाब से। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है जो पहला, दूसरा और चौथा हो? पहला, दूसरा और चौथा, सी वाला ऑप्शन हमारा है। 21 नंबर के प्रश्न का हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है? ठीक, परिवेश के लिए सृजित करते हैं। ओके, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं आपसे विद्यार्थी, मतलब 22 नंबर प्रश्न की। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों से काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? अच्छा, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो काम करते समय गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करें, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथक्कृत करना, ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल कट कर देना जहाँ पे बंटवारे की भावना हो। ठीक है, फिर क्या है? बच्चों की सोच चिंतन को समझना, बिल्कुल सही है। हम उनकी गलतियों को एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि हम उनको समझ पाएँ और बच्चे भी समझ पाएँ कि हमने गलती कहाँ की। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, डांटना, मारना तो है ही नहीं, जेल चले जाओगे। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बी वाला ऑप्शन हमारा 22 नंबर के लिए सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की कि व्हाट इज द 23 नंबर क्वेश्चन। ओके, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? हमारा जो सीखना है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि अगर हमारे रुचि नहीं है, या हम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, या हमारे स्कूल का सिस्टम सही नहीं है, मानसिक स्तर डेवलप नहीं हुआ है, तो हम नहीं सीख सकते। ठीक है,
सामाजिक सांस्कृतिक कारकों द्वारा, लेव वाइगोस्की कहता है कि हम यहीं से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय संबंधित कारकों द्वारा, ये भी सही है। अध्यापक संबंधित कारकों द्वारा, ये भी सही है। ऐसा ऑप्शन कोई है जिसमें चारों सही हो? डी वाला हमारा है, इसमें चारों सही हैं। ठीक, आइए अब देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक मतलब जो जहाँ हम रहते हैं, जो खाते पीते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक कारक कहते हैं, तो उनका भी अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भाषा पे प्रभाव पड़ जाएगा। विद्यालय संबंधित कारक, अब हमारे विद्यालय में अगर अच्छे बच्चे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, मैडम लोग अच्छी हैं, है ना, एक अनुशासन है, तो उसका भी प्रभाव अधिगम पे पड़ता है। अध्यापक संबंधित कारक, अध्यापकों के चरित्र का प्रभाव, अध्यापकों के प्रकृति का प्रभाव, अध्यापकों के व्यवहार का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है निश्चित रूप से, तो चारों सही हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना। होली, दीपावली, ईद, है ना, क्रिसमस, जो भी तुमने मनाया है क्लास में, अनुभव बताओ अपना, मज़ा आया कि नहीं, ऐसा कोई शिक्षक अगर कहे और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना और ये बताना कि बताओ ये होली क्यों मनाई जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो ये कैसा उदाहरण है? व्यवहारवादी, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावादी या पाठ्य पुस्तक आधारित? तो पाठ्य पुस्तक आधारित है नहीं, प्रत्यक्ष निर्देशन है नहीं, दो हो सकता है, या तो व्यवहारवाद या तो सामाजिक संरचनावाद। अब बताओ, त्योहार जब मनाए जाते हैं तो इससे इसका उद्देश्य क्या होता है? हम एक दूसरे से जुड़ें, सामाजिक संरचना को बढ़ावा दिया जाए, तो ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थात सामाजिक संरचनावाद। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटसन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है एक मिनट, अब हम बात करते हैं कि 25 नंबर प्रश्न की। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद करवाते हैं। ठीक, देखो 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है, मतलब बताती है कि कक्षा अधिगम को, मतलब क्लास में जो हम सीख रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, मतलब केवल बच्चों को सिलेबस या किताबों पर किताबी कीड़ा मत बनाओ, बल्कि अधिगम और शिक्षा, तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण, रटने पे बल मत दो भैया। फिर पढ़िए, सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को प्रत्येक 3 महीने के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए फिर से पढ़िए, पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे स्वयं से किसी समस्या का समाधान खोज सकें, चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों को खोजबीन सकारात्मक शब्द है, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चे स्वयं से चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, करते हैं और एक समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए सीखने के लिए केंद्रित करना, केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, उनको जीवन के लिए तैयार करना है। तो 25 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। समालोचनात्मक चिंतन बहुत बड़ा शब्द है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, स्मृति विषयक युक्ति कौन है ना, मतलब किसी चीज को याद कर लेना, दोहराना, इनमें से क्या है? वह तकनीकी जो याद करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है ना। देखिए यहाँ पे स्मृति विषयक लिखा हुआ है, याद वह तकनीकी जो याद करने में मदद करती है। फिर क्या है? संवेगों को नियमित करने, नो बेटा। एक प्रभावकारी व्यवहारवादी युक्ति नहीं, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण नहीं, बल्कि तकनीकी जिससे हमको याद करने में मदद मिलती है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं, ओके। 27 नंबर का प्रश्न क्या है? अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, ईवीएस पढ़ाता है अनुज। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। मतलब कोई भी विषय पढ़ा दिया, परिचित करा दिया, फिर कहता है सोचो इसके बारे में,
क्या सोच सकते हो, कितना सीखे तुम, ये सारे काम अनुज करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देगी? समुन्नत मतलब किसको बढ़ावा देगी? रटने को, जब आप कोई चीज सोचते हो तो रटने को बढ़ावा नहीं देना है। दृष्टिकोण जगाना, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, ये भी ठीक है। खोजबीन, ये भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं है? हाँ, डी वाले में हमारा हो जाता है रटने को छोड़ देना है। ठीक, आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वाह, काफी छोटा प्रश्न है, घबराओ नहीं, आओ पढ़ते हैं। क्या है 28 नंबर का प्रश्न? क्या है उसको पढ़ते हैं। कथन है, मतलब किसी ने एक बात कही, क्या कही वो सुनो। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, सही है कि मतलब टीचर को भय नहीं पैदा करना चाहिए, असफलता के लिए डराना नहीं चाहिए, उपलब्धि ही ले आए ऐसा कुछ उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। ठीक है, ये भी सही है। अब जब दोनों सही हैं तो ए वाले ऑप्शन की मतलब देखो, अगर बच्चे को तुम चाहते, इसको हम समझा दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे सर समझाए नहीं। अर्थपूर्ण अधिगम हो सके मतलब बच्चे समझ सकें कि क्या पढ़ाया गया क्या नहीं, इसके लिए वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से मतलब डरे नहीं, खूब स्वतंत्र महसूस करें, ऐसा लगे कि अपने घर पे ही पढ़ रहे हैं, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके लिए मतलब कोई डरावनी चीज़ नहीं है, उनके प्यार करने वाली चीज़ें हैं उनसे। ठीक है, तो महसूस कर सके, इसके लिए ए और बी दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल ये बात सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा लग जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं होती है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, मतलब वो अपने आप को सारी बातों के लिए क्या है, जो नियंत्रण है केंद्र आंतरिक है, मतलब सारी चीज़ों को अपने अंदर ही नियंत्रित करती है। जैसे परीक्षा में पेपर खराब हो गया तो किसी दूसरे को दोष नहीं देगी, अपने आप में कमी ढूंढेगी कि हमने क्या गलती की थी। ठीक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? प्रश्न पत्र में कठिनाई नहीं, दुर्भाग्य नहीं, अध्यापक का उसके द्वारा पूर्वाग्रह ऐसा भी नहीं, उसकी योग्यता में कमी है ऐसा वो सोचेगी। अगर ये बाह्य केंद्रित होती, केंद्र आंतरिक ना होता, बाह्य होता, तो फिर कह देता अरे यार पेपर कठिन आया था, किस्मत ही है जो हमारी खराब है, अब हम तो बहुत पढ़े थे, अपनी योग्यता में कमी नहीं बताएगा। लेकिन जो आंतरिक रूप से क्या है, केंद्रित है, वो ये बात बोलेगा कि हमारी गलती थी, बाकी सब कुछ ठीक था। ठीक है, अब हम 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित रहें, मतलब बच्चे स्वयं से कार्य करें, किसी चॉकलेट के लिए, किसी टॉफ़ी के लिए काम ना करें। ठीक है, उसके लिए शिक्षक को या शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चों की तुलना करनी चाहिए, बच्चों में डर और भय पैदा करना चाहिए, भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। आओ, 3 कट गए हैं, एक बचा। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऐसा कहना चाहिए कि इस काम को करने में बहुत मज़ा आता है, चलो साथ में करते हैं, ताकि वो आंतरिक रूप से उनके अंदर इच्छा जन्म ले सके। जब हम पुरस्कार देते हैं ना, तो उससे उनकी इच्छा कुछ देर के लिए उठ तो जाती है, लेकिन फिर वो पुरस्कार केंद्रित हो जाती है, आंतरिक नहीं रह जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें डी वाला ऑप्शन हम सही मान लेंगे। इस प्रकार सफलतापूर्वक मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने 29 तारीख के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। अब हम 30 तारीख के प्रश्न को नेक्स्ट डे पे करेंगे।
एक दिन में एक ही प्रश्न पत्र हम लोग कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर भी दबाव या भार ना बने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा ताकि हम आपके लिए मेहनत ऐसे करते रहें, आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे अंदर भी जगती रहे और आपके अंदर भी आंतरिक अभिप्रेरणा बनी रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।